जरा सोचिए, एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी, एक कंप्यूटर का सर्वर लॉग और किसी के दिमाग में चल रहा कोई इरादा। इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? भारतीय कानून की नज़र में ये सभी तथ्य हैं। आज हम उसी बुनियादी भाषा को समझने वाले हैं जिस पर हमारे देश की पूरी न्याय व्यवस्था की इमारत टिकी हुई है। जय हिंद। आज हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर गोता लगाने वाले हैं। हम उन 11 जरूरी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो भारत में न्याय की नींव हैं। देखिए, ये सिर्फ मुश्किल कानूनी शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो औजार हैं जिनसे सच और झूठ को अदालत में परखा जाता है। तो हमारा आज का सवाल सीधा सा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इन 11 अवधारणाओं का मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे। हम कानूनी सबूतों की इन ईंटों को एक एक करके उठाएंगे और इतने आसान तरीके से समझेंगे कि हर किसी के लिए ये बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी केस के सबसे जरूरी तत्व क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि अदालत उन तथ्यों पर अपना फैसला कैसे सुनाती है। इसके बाद हम अदालत के औजारों पर नजर डालेंगे और आखिर में हम उपधारणा की पावरफुल दुनिया को समझेंगे। किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी कानूनी केस हो, उसकी शुरुआत 3 चीजों से होती है: तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। ये किसी भी कानूनी लड़ाई के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहली चीज है तथ्य या फैक्ट। अब ये सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन कानून की नज़र में तथ्य सिर्फ वो नहीं है जिसे हम देख या छू सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जुर्म की जगह पर मिला कोई हथियार। तथ्य वो भी है जो दिखाई नहीं देता, जैसे किसी इंसान का इरादा, उसकी नीयत या उसकी कोई भावना। मतलब बाहर बारिश हो रही है, ये भी एक तथ्य है, और किसी के मन में बदले की भावना है, ये भी उतना ही बड़ा एक तथ्य है। अच्छा, इसे और आसान बनाने के लिए हम तथ्यों को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं बाहरी तथ्य, यानी फिजिकल फैक्ट्स, वो चीजें जो दुनिया में होती हैं। और दूसरे होते हैं आंतरिक तथ्य, यानी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, वो चीजें जो किसी के दिमाग में चल रही हैं। फिर होते हैं सकारात्मक तथ्य, मतलब किसी चीज का होना, और नकारात्मक तथ्य, मतलब किसी चीज का ना होना। सीधी सी बात है, दुनिया में या दिमाग में जो कुछ भी मौजूद है या नहीं है, वो एक तथ्य है। चलिए, इन सब थ्योरी को एक प्रैक्टिकल केस से समझते हैं, और ये केस हमारे साथ आखिर तक रहेगा ताकि सब कुछ साफ साफ समझ आए। मान लीजिए क नाम के व्यक्ति पर ख की हत्या का आरोप है। अब यहाँ बाहरी तथ्य क्या होंगे? जैसे जुर्म की जगह पर चीजों का मिलना या किसी गवाह का कुछ देखना या सुनना। और आंतरिक तथ्य वो होगा क का इरादा। अदालत को फैसले पर पहुंचने के लिए इन दोनों, यानी दिखाई देने वाले कामों और न दिखाई देने वाले इरादों, दोनों को समझना पड़ता है। अब आते हैं दूसरी और सबसे जरूरी चीज पर, विवादक तथ्य या फैक्ट इन इशू। ये किसी भी केस का दिल होते हैं, समझिए। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब तय करेगा कि केस का नतीजा क्या होगा, किसके अधिकार क्या हैं और किसकी जिम्मेदारी क्या है। आसान भाषा में ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अदालत को देना ही पड़ता है केस को निपटाने के लिए। तो हमारे केस में क और ख वाले मामले में विवादक तथ्य क्या होंगे? वो सवाल ये हैं, क्या ख की मौत क की वजह से हुई? क्या क का इरादा ख को मारने का था? क्या ख ने क को अचानक और गंभीर रूप से उकसाया था? या फिर क्या क उस वक्त दिमागी तौर पर ठीक नहीं था? इन्हीं सवालों के जवाब पर पूरा का पूरा केस टिका हुआ है। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, सुसंगत तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट। अगर विवादक तथ्य केस का मुख्य सवाल है, तो सुसंगत तथ्य वो सारे सुराग हैं, वो पहेली के टुकड़े हैं जो मुख्य सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। ये सीधे तौर पर केस का फैसला नहीं करते, लेकिन ये विवादक तथ्यों के होने या ना होने की संभावना को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो हमारे केस में सुसंगत तथ्य क्या हो सकते हैं? देखिए, हो सकता है क के पास ख को मारने का कोई मकसद था, या उसने घटना से एक दिन पहले एक चाकू खरीदा था, या उसे खून से सने चाकू के साथ भागते हुए देखा गया था। ये बातें अपने आप में ये साबित नहीं करती कि उसने हत्या की है,
लेकिन ये विवादक तथ्य यानी क्या क ने हत्या की, इसकी संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, हमारे पास सारे तथ्य आ गए, सुराग भी आ गए, पर अब अदालत ये कैसे तय करती है कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? इसके लिए अदालत के पास 3 संभावित फैसले होते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है। सबूत का पूरा सिस्टम एक सतर्क व्यक्ति यानी प्रूडेंट मैन के विचार पर टिका है। कानून 100% गारंटी नहीं मांगता, वो बस ये पूछता है, इन सबूतों को देखकर एक आम समझदार तर्कसंगत इंसान क्या मानेगा। इससे ये पक्का होता है कि अदालत के फैसले अंदाजों पर नहीं बल्कि कॉमन सेंस पर आधारित हों। इसी सतर्क व्यक्ति के नजरिए से अदालत किसी भी तथ्य पर 3 में से एक फैसला देती है। साबित का मतलब है कि अदालत को यकीन है कि ये बात सच है। ना साबित का मतलब है कि अदालत को यकीन है कि ये बात झूठ है। लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी है, साबित नहीं हुआ, ये बहुत जरूरी है। ये एक बीच का रास्ता है, जब अदालत ना तो हाँ कह सकती है और ना ही ना, क्योंकि दोनों तरफ से सबूत काफी नहीं है। 1 मिनट के लिए रुकते हैं। अगर आपको कानूनी कॉन्सेप्ट्स को समझने का ये तरीका मददगार लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही और विश्लेषण लाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अदालत इन सब तथ्यों को प्रोसेस करने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करती है। 2 मुख्य औजार हैं, दस्तावेज और खुद न्यायालय। पहला औजार है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। और सुनिए, ये शब्द जितना सीधा लगता है, कानून में इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये जानकारी को किसी भी तरह से रिकॉर्ड करने का तरीका है। और सबसे खास बात यह है कि 2023 का नया कानून साफ तौर पे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को इसमें शामिल करता है। ये मानता है कि आज के जमाने में सबूत क्लाउड में, सर्वर पर और हमारे फोन में रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण हाथ से लिखा हुआ कागज तो जाहिर है एक दस्तावेज है ही। ठीक उसी तरह जैसे किसी जगह का नक्शा या किसी बिल्डिंग का प्लान, कोई भी चीज जो जानकारी को विजुअली रिकॉर्ड करती है, वो एक दस्तावेज है। और ये बात पत्थर या धातु पर लिखे हजारों साल पुराने शिलालेखों पर भी लागू होती है। तरीका मायने नहीं रखता, बस जानकारी का रिकॉर्ड होना चाहिए। और यही बात हमें आज के जमाने में ले आती है। ईमेल, सर्वर लॉग्स, टेक्स्ट मैसेज, कानून इन सभी को दस्तावेज मानता है, जो हमारी डिजिटल दुनिया में न्याय के लिए बेहद जरूरी है। तो इन औजारों का इस्तेमाल कौन करता है? न्यायालय यानी कोर्ट। इसकी परिभाषा भी बहुत साफ है। इसमें सभी जज, मजिस्ट्रेट और कानून द्वारा सबूत लेने के लिए अधिकृत हर व्यक्ति शामिल है। पर यहाँ एक जरूरी बात नोट करने वाली है। इसमें मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर्स शामिल नहीं हैं। वो सबूतों के लिए अपने अलग नियमों के तहत काम करते हैं। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, उपधारणा की शक्ति यानी द पावर ऑफ प्रिजम्पशन। ये वो तरीका है जिससे अदालत सबूतों में मौजूद खाली जगहों को भरने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करती है। उपधारणा के आप समझिए 3 लेवल होते हैं, हर लेवल पिछले से ज्यादा पावरफुल। इसे एक ट्रैफिक लाइट की तरह सोचिए। मे प्रिज्यूम या उपधारणा कर सकेगा एक पीली बत्ती है। अदालत चाहे तो इसे सच मानकर आगे बढ़ सकती है या फिर रुक कर और सबूत मांग सकती है। शैल प्रिज्यूम या उपधारणा करेगा एक हरी बत्ती है। अदालत को इसे सच मानकर आगे बढ़ना ही होगा जब तक कि कोई सबूत उसे रोक ना दे। और कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत एक ऐसी दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, निष्कर्ष फाइनल है। ये स्लाइड मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। मे प्रिज्यूम में अदालत के पास अपनी मर्जी चलाने का अधिकार है, ये उसका विवेक है। वहीं शैल प्रिज्यूम में ये अदालत का कर्तव्य है, उसे ऐसा करना ही होगा। लेकिन यहाँ एक कॉमन बात है, इन दोनों ही मामलों में उपधारणा को झुटलाया जा सकता है। अगर सामने वाला पक्ष मजबूत सबूत ले आए तो ये उपधारणा टूट सकती है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी उपधारणा हो जिसे झुटलाया ही न जा सके, एक ऐसा सच जिस पर कोई बहस ही ना हो? ये हमें सबूत के सबसे पावरफुल रूप तक ले जाता है और इसे ही कहते हैं निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ। ये सबूतों का आखिरी लेवल है। जब कानून कह देता है कि एक तथ्य दूसरे का निश्चायक सबूत है, तो जैसे ही पहला तथ्य साबित होता है, अदालत को दूसरे तथ्य को भी साबित मानना ही पड़ता है। बात खत्म। उससे गलत साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने की इजाजत नहीं होती।
जैसे एक कानूनी शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे का जन्म उसकी वैधता का निश्चायक सबूत है। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। तो चलिए, हमने जो कुछ भी आज समझा है उसे एक बार फटाफट समेट लेते हैं। हमने उन 11 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है जो न्याय की भाषाएं हैं। तो मुख्य बातें ये हैं, सब कुछ तथ्यों से शुरू होता है, जो फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी। इन तथ्यों में से हम विवादक तथ्यों यानी केस के मुख्य सवालों और सुसंगत तथ्यों यानी मददगार सुरागों को अलग करते हैं। अदालत इन सब का मूल्यांकन एक सतर्क व्यक्ति के स्टैंडर्ड पर करती है और इसके लिए दस्तावेज जैसे औजारों का इस्तेमाल करती है, जिसमें अब पत्थर से लेकर सर्वर लॉग तक सब शामिल है। और आखिर में प्रक्रिया को तेज और तार्किक बनाने के लिए अदालत उपधारणाओं का इस्तेमाल करती है, जो अदालत की मर्जी से लेकर अटल सच्चाई तक हो सकती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये न्याय की पूरी व्याकरण है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। चूंकि सबूत का पूरा स्टैंडर्ड एक सतर्क व्यक्ति पर टिका है, तो जैसे जैसे हमारा समाज और टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, भविष्य में सतर्क या समझदार होने की परिभाषा कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।